औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल नासिर जान अली शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आशिकान पाकिस्तान, बहुत सर्दी पड़ रही है ना, अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी। कल मैं एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ लंच कर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ बैठे कहते हैं यार बड़ी सर्दी है, चलो कोलोराडो चलते हैं। उससे कुछ देर पहले मैंने उन्हें कहा कि चलें यार, नमाज का वक्त हो गया है, जोहर की नमाज है, चल के यार नमाज पढ़ लें। तो कहने लगे यार इतनी ठंड है, नमाज पढ़ने कौन जाए। मस्जिद बिल्कुल सामने, आप जानते हैं कि उसी रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट में जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ वो मस्जिद भी है, चंद कदमों के फासले। और वो मुझे कहने लगे इतनी ठंड है यार, सर्दी में मस्जिद में कौन जाए। और जब मैं नमाज पढ़ वापस आया तो वो अपनी चाय पी रहे थे और मैंने भी बैठ कर उनके साथ चाय पी। तो वो कहते हैं जनाब ये चलो कोलोराडो चलते हैं, इतनी सख्त सर्दी है, वहाँ पर चल के स्केटिंग करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हैरान हुआ, ये मुसलमान हैं, कोलोराडो जा सकते हैं। इससे चंद साल पहले मैंने पाकिस्तान में भी सुना कि सर्दी में मरी चलते हैं, लेकिन वो मस्जिद में नहीं जाते। मस्जिद में नहीं जाना लेकिन मरी और कोलोराडो जाना है, क्या मुसलमान है ये, मुसलमान है। बड़ी अजीब सी बात है। इसी पे मुझे याद आई कि जो सियासतदान हैं, अरबों करोड़ोंपति, ये गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। बेपनाह दौलत इन्होंने कमाई है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास कितनी दौलत है। वो उस दौलत को खुलेआम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मजबूर हैं, छुपाते फिरते हैं। बच्चे हैं उनके भागे हुए हैं, गैर मुल्कों में पनाह लेते फिरते हैं, कोई पॉलिटिकल असालम ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या पैसे के पीछे भागना। लेकिन अगर आप अल्लाह के पीछे भागे, अल्लाह को तलाश करने के लिए भागे, तो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह तबारक ताला आपके लिए कौन कौन सा रास्ता खोल देते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी मैं बताया ना, कल मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक बात चल निकली। कैप्टन सफ्दर, मरीम नवाज के शौहर यानी नवाज शरीफ के दामाद, कि उसकी दो बीवियाँ, एक बीवी लंदन में पनाह लिए बैठी है। थोड़ी सी इंक्वायरी करने पर पता चला कि कैप्टन सफ्दर ने कभी बीवी से इनकार नहीं किया था, लेकिन जब मरीम नवाज को पता चला और नवाज शरीफ साहब को पता चला तो उन्होंने उस लड़की को और उसके ख़ानदान को ज़ोर-ओ-ख़ूब किया, उनसे तशद्दुद किया और लड़की अपनी जान बचाकर कैप्टन नवाज की दूसरी बीवी, जिसमें से उनका एक बेटा भी है, लंदन भाग गई। और फिर जब कैप्टन नवाज पर कुछ सख्ती की गई मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, हालांकि वो क्या दामाद है, ना होने का, वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या कहूँ, अब मैं भड़वा तो उसे कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अच्छे अल्फाज नहीं है। मैं यही कहूँगा खुसरा है वो, बस वो क्या बताऊँ, वो मर्द क्या है, खुसरा ज़्यादा है, मर्द कम है। वो कुछ बोल तो सकता नहीं। दौलतमंद फैमिली में शादी करके वो समझता है कि मैंने को कद्दू में तीर मार लिया। हालांकि कुत्ते से बदतर उसके साथ जिंदगी गुजरती है, जो हमें लोग बताते हैं। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हैविंग सेड दैट, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है सुन के पहली बात कि हमें किसी औरत के बारे में बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन की थी जब मुझे पता चला कि कैप्टन सफ्दर किस तरह से हालात हैं उसके, क्या हैं, तो दुख भी हुआ कि इतने अच्छे घर का बेटा, फौज में कैप्टन था, मेजर कर्नल हो जाता, ब्रिगेडियर पे रिटायर होता या जनरल भी हो सकता था, क्या किया, क्या कद्दू में तीर मारा उसने। बड़ा मुझे अफसोस हुआ। और जब मियाँ साहब ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने के नाम पे उन्होंने तो अपनी बेटी कुर्बान कर डाली। और ये जो मरीम नवाज कहती है बंदा बड़ा ताबेदार है, बिल्कुल भी इमरान खान साहब बहुत ताबेदार आदमी हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के ताबेदार हैं, वो पाकिस्तानी फौज के ताबेदार हैं, जो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। आप लोग तो फौज को गालियाँ देते हैं, आपके वालिदैन और आप मिलकर फौज को गालियाँ देती हैं, आगे यही फौज हमारा दफा करती है, हमारी बहनों, बेटियों, बुजुर्गों को दुश्मन जो वह नकब लगाए बैठा है, कब वो हमारी पीठ में छुरा पेवस्त कर दे, उनसे हमें बचाए बैठी है। हमें तो पाकिस्तान की फौज पे बड़ा नाज है, मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तान की फौज को। हैविंग सेड दैट, मैं क्या बताऊँ, जैसे सर्दियों में कंबल की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह सियासत में लोटों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है।
दरअसल ये सारे लोटे आपने देखा ना, आजकल मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से भी कुछ लोग अलग हो गए क्योंकि ये सब लोटे हो चुके हैं। कल तक उनका साथ दे रहे थे, जैसे कल तक लोग मुशर्रफ का साथ देते थे, आज मुशर्रफ ही के को छोड़कर अब उसके खिलाफ बातें करते, उन्हीं पार्टियों में वापस चले गए हैं जहां से भागकर वो आए थे। जान बचाने की सारी बातें, मैं क्या बताऊंगा आपको क्या क्या बातें होती। खैर उसके बाद अब दूसरी तरफ चलते हैं नाजरीन। सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक जैसे दुबई है, ये पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इसराइल को रिकगनाइज करें। पाकिस्तान ने इसराइल को रिकगनाइज करने से उस वक्त से तक इनकार कर दिया है जब तक वो फलस्तीनियों को उनकी वो नहीं देता, रियासत नहीं देता, और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आप अवाम इसको नहीं समझते, वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हज़ारों मील दूर अरबों ने कर लिया तो हम क्यों ना करें। नहीं, अगर हमने इसराइल को रिकगनाइज कर लिया तो फिर कश्मीर काज खत्म हो जाएगी। इसकी उनको समझ नहीं है। इसी में करते हुए बात एक और, ह्यूस्टन में एक नौजवान है, मेरे जानने वाला है, मेरे बहुत सालों से मुझे जानता हूँ, नदीम नाइक के नाम का शख्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस शख्स का नाम है नदीम नाइक। लाहौर का रहने वाला है। कैथीड्रल में एक ज़माने में, मैं भी कैथीड्रल का पढ़ा हुआ, वो भी कैथीड्रल का पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते थे एक ज़माने में। तो यहाँ पर एक हमारा रेडियो वाला है, वो उर्दू भी ढंग से नहीं बोलता, जब उर्दू बोलने का वक्त आता है तो हिंदी बोलनी शुरू कर देता है क्योंकि उर्दू ज़बान पे उसको बिल्कुल अबूर नहीं है, और जब भी उर्दू ज़बान के अल्फाजों को वो इस्तेमाल करता है तो ज़बान तड़क जाती है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। वो कहता है मैं कैथीड्रल में पढ़ा था। तो मैंने उससे एक दफ़ा सवाल किया, जब तो कैथीड्रल में पढ़े थे तो उसमें वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कौन था, वो जवाब न दे सका क्योंकि कभी उसने कैथीड्रल का मुंह नहीं देखा। टाटों के स्कूल से पढ़े हुए, भाई क्या फर्क पड़ता है, टाट के स्कूल से पढ़कर भी तो अमेरिका पहुंच गए हो, बड़ी बात है भाई, तुम्हारे कारोबार है, तुम्हारे पे अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, तो कैथीड्रल करने की क्या जरूरत है। हैविंग सेड दैट, मैं उससे चलता हूँ। वो नौजवान का नाम नदीम नाइक है। हर जुमे को वो 1-2 घंटे के लिए इंडियन कॉन्सुलेट के सामने धरना देता है कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। मैं सोच रहा था बैठा हुआ, जब ये मेरे बेटा नबील, अब जानते हैं कि बहुत बड़ा इलेक्शन जीता है, हिस्टोरिकली पहला मुसलमान है अमेरिका की हिस्ट्री में, मेरे बेटे नबील ने जो इलेक्शन जीता आज तक किसी मुसलमान ने नहीं जीता था। हालांकि इतने लोग उसके खिलाफ थे, बहुत से लोगों ने, हमारी अपनी कम्युनिटी का एक साहब जिन्होंने उसके खिलाफ रिपब्लिकन तौर पर एक पाकिस्तानी पुलिस वाले को खड़ा कर दिया शरफ में, और वो शख्स मेरे बेटे के और मेरे खिलाफ था। मैं नाम नहीं लेता, आमतौर पर शोल आता है इंडियन एक्टरों के, खान के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की क्योंकि हमें तो अल्लाह पे एतमाद है, हमें किसी से डर खौफ नहीं। उसने खड़ा किया, सबने किया, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं हमेशा प्रोग्राम में यही कहता हूँ, मेरी माँ भी ये कहती है, अल्लाह से डरो, वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरे बेटे को अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत दी, पहला मुसलमान इलेक्ट हुआ अमेरिका में हिस्टोरिकली, उसके इलेक्शन को बहुत सराहा गया और उसे खुदा ने बहुत इज्जत दी, आगे भी अल्लाह तबारक तआला उन्हें बहुत इज्जत देगा। मैंने उसे कहा बेटा अल्लाह से डर के चलो, उससे मदद मांगो, किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं, यही वो बच्चा करता है। तो वो लोगों ने जब इनको खड़ा कर दिया तो वो इसके खिलाफ बातें करते थे, सब कुछ करते थे, पाकिस्तान के भी खिलाफ बातें करते हैं क्योंकि इंडिया से वो म्यूजिकल शो लाते हैं। आजकल इंडिया से म्यूजिकल शो भी लाने बंद हो गए। इसी तरह से पाकिस्तान को जो वोट की इज्जत के नाम पे इन्होंने जो बदमाशी की है, जितनी बदमाशी सियासतदानों में अरबपति हैं, खरबपति हैं, कईयों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पास कितने पैसे हैं, लेकिन वो उसको खुलेआम खर्च नहीं कर सकते। औलादें हैं तो कहीं भागी हुई हैं, खुद है तो कहीं भागे हुए हैं, कहीं पॉलिटिकल असालम लेते फिरते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान की नई जो खेल है, जो इसने नई खेल इमरान खान के खिलाफ चलाई है, उसमें वो मुंह के बल आकर गिरा है, उसकी अपनी पार्टी में दरार पड़ गई। नाज़रीन, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हमारे यूसुफ में भी एक साहब हैं, वो यही कहते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम के, इमरान खान बच जाने वाला है। मैं आज आपको राज की बात बता देता हूँ। इमरान खान उस वक्त तक हुकूमत करेगा जब तक अल्लाह तबारक ताला चाहेंगे, उसे कोई नहीं हटा सकेगा। और ये भी बता दूं, अल्लाह तबारक ताला ने अगर चाहा तो ये ना सिर्फ वो ये 5 साल पूरे करेगा, 5 साल दोबारा वो इलेक्ट होकर आएगा, यानी वो 10 साल की हुकूमत करेगा। उस वक्त तक वो काफ़ी 90 साल का हो चुका होगा, तो शायद 85-90 का वो दोबारा इलेक्शन ना लड़े, अगर लड़े तो शायद फिर भी जीत सकता है वो। इमरान खान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने तरक्की की है, हमारी एक्सपोर्ट को देखें, बढ़ रही है माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट, और हमें ज़राए मुबादला आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को लें, उससे प्रमोट करें। आप स्टोरों पे जाएं, कहें जी मुझे मेड इन पाकिस्तान दिया जाए, पाकिस्तान को लाने की कोशिश कीजिए। और पाकिस्तान के जो सनतकार हैं, जो कारखानेदार हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको मैं ये कहूँगा, खुदा के लिए जो सैंपल भेजते हो वही भेजो। ये बहुत गलत चीज़ है कि भेजते कुछ और हो और दिखाते मारते हो, दिखाते हो नवा, मारते हो पवा।
तो ये बात गलत है, इससे मुल्क बदनाम होता है। और उसके बाद हमारी, और यही इंडिया करता है कि इंडिया क्या करता है, जब हमारे आम आते हैं, क्योंकि हमारे आम दुनिया में बेहतरीन है, उन्हें मेड इन इंडिया के बैग्स में डालकर मेड इन इंडिया आम बनाकर बेचता है, और इंडिया के घटिया आम को पाकिस्तान का नाम देकर, ऐसे दालें चावल सब कुछ, क्योंकि हमारे चावल बहुत अच्छे हैं, उसके साथ भी, दालों के साथ भी ये सारा ड्रामा दुबई में होता है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान को नजर रखनी चाहिए। अब आते हैं जरा सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब का ये प्रेशर कि हम, और दुबई वालों का, कि हम पाकिस्तानियों को निकाल देंगे वरना तुम इसराइल को रिकग्नाइज करो। बिल्कुल इमरान खान सही कर रहा है, हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, और हमें करना भी नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक वो फलस्तीनियों को एक आजाद मुल्क नहीं देता और उनको कबूल नहीं करता। हमें नहीं करना चाहिए, वरना हमारी कश्मीर काज खत्म हो जाएगी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अरबों की ये जो है, अब वहां पर 20-25 लाख पाकिस्तानी हैं, जब चाहते हैं हमें टेढ़े दे देते हैं। पहले हमारे से कुछ पैसा मांग लिया, उन्होंने समझा था कि हम पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर देंगे थैंक्स टू चाइना, कि चाइना की हेल्प से हमने वो पैसे अदा कर दिए। अब हमें, अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर पैसे जमा करे और सऊदी अरब के मुंह पे उनका पैसा मार दे। हमें उनके पैसों की जरूरत नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी को निकाल देते हैं तो पाकिस्तान के जो सरमायादार लोग हैं, जो बाहर पैसा लिए बैठे हैं, इन्हें थोड़ी सी एमनेस्टी दें कि अगर आप पाकिस्तान में कारखाने बनाएं, अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख मुलाजमत लोगों को दें, 50,000 मुलाजमत लोगों को दें, तो आपको हम सिर्फ फाइन करेंगे, आपको सजा नहीं देंगे। सजा तो आपको इनको वैसे भी नहीं देनी, इन्होंने बच जाना आपसे। जैसे मुशर्रफ के दौर में NRA के ये निकल गए थे, इस तरह ये अब भी निकल जाएंगे। इसलिए इन्हें सजा आप दे नहीं सकते हैं, और क्योंकि इतनी आपके पास, आपके टुल्ले में इतनी जान तो है नहीं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, और बड़ी ताकतों ने आपको करने दी है। लिहाजा आप बड़ी ताकतों के मुंह पे थप्पड़ मारे, इनसे कंप्रोमाइज करके इनको लाएं, इनके पैसे को पाकिस्तान में लगवाएं, और पाकिस्तान के आवाम को आप 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां पैदा करें, ताकि अगर बाहर से सऊदी अरब उनको निकाल देता है तो हम उनको पाकिस्तान में जॉब मुहैया कर सकें, अपनी माँ बहन भाइयों के साथ वो रहें। और उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान को ये भी चाहिए, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, जापान से, कोरिया से, मुख्तलिफ कंट्री में, यूरोप के कुछ कंट्रीज में बात करें। हमारे यहाँ बराबर में एक मुल्क है आइसलैंड, उसमें बहुत काम होता है, वहाँ पर बात करें। इन लोगों को कहीं 20,000, कहीं 10,000, कहीं 5,000 करके इनको वहाँ पर जॉब दिलवाया था, क्योंकि ये ज़र मुबादला बेचते हैं, उस ज़र मुबादले की हमें बड़ी ज़रूरत है। Having said that, अब पाकिस्तान की दफा की तरफ जरा आता हूँ। भारत रोज हमारी चौकियों पर कोई ना कोई हमला करता है, कोई ना कोई हमला करता है। 72 साल से सुनते चले आए, दुनिया के सामने जब कश्मीर का मसला आता है तो कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का निजी मसला ये आपस में बैठ कर हल करें। कश्मीर पर हिंदुस्तान बात नहीं करना चाहता तो कैसे हल करें? आज मैं इसको भी बता देता हूँ। ये मसला कभी बातों से हल नहीं होगा। जब भी होगा, भारत के पीछे से धोती उठाकर, पीठ को नंगा करके, इनकी पीठ पर जब तक पाकिस्तान के छितर नहीं मारेगा, इनकी पीठ पर, या फौजियों के बूटों से इनकी पीठ पर छतरोल नहीं किया जाएगा और नीली नहीं कर दी जाएगी, उस वक्त तक ये आपको कश्मीर नहीं देंगे। क्यों देंगे आपको कश्मीर? सोचे जरा ठंड से। जब तक आप भारत की पिटाई नहीं करेंगे, या तो फिर छोड़ दें अगर आप पिटाई नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान इस हालात पर पहुंच चुका हुआ है। हम अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, बेस्ट इंटेलिजेंस, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पकड़ के दुनिया के सामने रखी कि पाकिस्तान सर्जिकल के ऊपर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला था। वो जब इंडिया की को बदनाम हुआ तो आप पता है कि इंग्लैंड में इंडिया पर 20,000 पाउंड फाइन हो गया है। एक कंपनी जिसका एक टीवी चैनल, उनका मेरा एक चैनल है, उस पर उन पर फाइन हो गया है क्योंकि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान के बच्चों को दहशतगर्द कहता था, मुसलमानों को दहशतगर्द कहता था पाकिस्तान के मुस्लिम दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं। मेरा ख्याल रिपब्लिक टीवी है टीवी चैनल का नाम, आप देख सकते हैं गूगल पे जाके। इंग्लैंड ने उसको फाइन किया। ये पहला फाइन इंडियन कंपनी को इस तरह से हुआ है, और अब इंशाल्लाह ये शुरुआत हो जाएगी दुनिया में। जहाँ जहाँ ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करेंगे, आप उस इलाके में, उस जगह पर अदालतों में केस फाइल करें ताकि इनको सजा दिलाई जा सके। ये मिलकर काम होगा। आप पाकिस्तान के लिए उठ खड़े हों। आप ये ना देखें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आप देखें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। जैसे वो मैंने बताया, मैंने भी नौजवान नदीम नायक, वो हर जुमे को जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या 70,000 की कम्युनिटी, उसमें मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ, 70,000 की कम्युनिटी है ह्यूस्टन में, इसमें क्या 10, 20, 50 लोग नहीं जा सकते? आप मंडे टू फ्राइडे किसी दिन भी अपना एक ग्रुप बनाए 5, 10, 15 लोगों का, और डेली जाके उनके वहां पर एहतजाज करें ताकि उनको पता चले।
क्या एक नदीम नायक ही रह गया एहतजाज करने के लिए? ये बात हमें सोचनी चाहिए। कम से कम उस आदमी में इतनी करज है कि जुमे को जाके उसने जुमा पे किया, उस लोगों ने जुमा पढ़ने जाना होता है। और कई लोगों के पास ये भी, जैसे मेरे पास एक्सक्यूज है कि मैं अपनी जुमे की नमाज अपनी मसाजिद में इधर पढ़ता हूँ, जो उर्दू में खुतबा होता है मैं उसे सुनता हूँ। असल मसला था खुतबे को सुनना और उसे समझना। इन अरबों की बातें तो हमें समझ नहीं आती। कई तो अरबी में खुतबा देते हैं और कई इंग्लिश में देते हैं। इंग्लिश तो चलो हमें समझ आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। हम अमेरिका के पढ़े लिखे हैं, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से, लेकिन अरबी में खुतबा हमारी सब ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन चले बात करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस पर हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान की एक ऐसी तहरीक चले जो कश्मीर के बारे में हो, जिसमें तमाम पाकिस्तानी एक टाइम रख लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कि जिस दिन भी 10, 20, 50 लोग मिलकर एक सर्टन टाइप में भारत के कौंसिल के सामने ह्यूस्टन में जाके, जैसे नदीम नाइक करता है, इसी तरह से वहाँ पर आप उनके खिलाफ मुजाहरा करें, वहाँ पर आप धरना दें, ताकि दुनिया को पता चले कश्मीर का आदमी। क्योंकि इन्होंने कहा था इस तरह एक आदमी खड़ा है, इस तरह 2 4 10 पाकिस्तानी, 2 4 10 कश्मीरी, बस यही लोग हैं और कश्मीर हमारा, इसको टोटंग बना के बैठे हुए हैं। इसके जिम्मेदार हम उनको ये कहने का मौका दे दें। नाज़रीन, बातें तो मुझे बहुत सी करनी है, अफगान तालिबान के बारे में बहुत सी बातें करनी है। ये बॉर्डर क्रॉस करके आके हमें मार के चले जाते हैं और हम दुनिया के सामने सिर्फ यही कहते हैं कि अफगान ने हम पर हमला किया। अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने किया, और जिन्होंने भी किया अमेरिका ने तलाश करके उसको मार डाला। इसराइल को ले लें, इसराइल पर हमला करके देखें, दुनिया के कोने में कहीं जा चुके वो आपको तलाश करके मार देते हैं, क्योंकि आपने उनके अवाम को मारा, उन पर मुल्क पर हमला किया। इसी स्ट्रेटजी को लें, इन्हीं लोगों को लें, और अफगानिस्तान से अगर कोई हमला पाकिस्तान पर करता है, अफगानिस्तान को वार्न करें एक दफा, नहीं तो उस इलाके में घुसकर वो इलाका आप खत्म कर दें, मारे मजाइल अफगानी को खत्म कर दें। क्या होगा? कोयटा में पंगा कर लेंगे, वो तो भारत ने कोयटा में पंगा करवाना है, बलूचिस्तान में और सूबा सरहद की तरफ से भी करवाना है, और रहीम यार खान की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करनी है। आप फिक्र न करें, आपकी फौज तैयार बैठी है। ये पंगा करके देखे, मैंने कहा ना, पीछे से धोती उठा के, पीछे से धोती बांधते हैं ना, पीछे से धोती उठा के पीठ को नंगा पर के नीली पीली करके भेज देंगे, और फिर गंगा मैया के पानी पर जाकर गंगा मैया के पानी से आप ये अपनी उसकी सेक देते फिरेंगे। ये इनके साथ पाकिस्तान की ख्वाहिश करेगी, उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, ये हमें एजुटेशन मिलजुल कर करनी चाहिए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पैसे भेजने चाहिए। और ये जो ड्रामेबाजी हमारे सियासतदानों ने लगाई है, इनसे हमें हटना चाहिए, इनको डिस्करेज करना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा है। मरियम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रही, वो अपनी ज़ात के लिए कर रही है, अपने बाप को बचाने के लिए कर रही है। हमें देखना है कि ये जो सियासी बिच्छू हैं, ये अपनी ज़ात के लिए लोगों को काटते हैं और सब कुछ करते फिरते हैं, बेवकूफ़ों को फंसा देते हैं। गिरफ्तार होंगे तो आवाम होंगे, इधर आराम से घरों में बैठे हुए, एयर कंडीशन घरों में, इनको प्रॉब्लम है नहीं। तो चलो, हैविंग सेड दैट, आप इसलिए सोचें कि आपको क्या करना है और जिम्मेदार इंसान बने। मेरे प्रोग्राम, इस टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको लाइक का जो बटन है इस पर दबाएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देख सकें। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें फ़ायदे भी होते हैं, लाइक करेंगे तो उससे भी हमें फ़ायदे होते हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ अगर आप लाइक करें। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ जाने से पहले कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरे पर रियल एस्टेट लाइसेंस है, अमेरिका में लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, और आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदनी ज़रूरी होती है। आप एजेंटों के हाथों में ना बने, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं प्रॉपर अटर्नी से आपका कॉन्टैक्ट करा के, जो कि इमिग्रेशन लाइसेंस अटर्नी होगा, वो आपको डील करेगा, और प्रॉपर्टी की जो हद है या कारोबार की जो हद है खरीदने बेचने की, वो मैं आपके साथ डील करूँगा। तो हैविंग सेड दैट, इसके अलावा मेरी अपनी प्रोडक्शन फर्म है, मैं फिल्में ड्रामे बनाता हूँ। मैंने धरती बनाई, हवस बनाई, लव इन अमेरिका पिछले साल मैंने बना के लगाई थी, अब मैं बना रहा हूँ बदला, और दूसरी मैंने एक नई फिल्म शुरू की है, कोरोना इन पाकिस्तान। अगर हालात पाकिस्तान के सही रहे, जंग का खतरा भी है इंडिया पाकिस्तान की, और कोरोना का बहुत खतरा है, ये ना हुआ तो चंद ही दिनों में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगा और जाके अपनी फिल्म की शूट करूंगा। पहले तुर्की में रुकूंगा, टर्की में शूट करूंगा, फिर टर्की से पाकिस्तान और वापस में टर्की में रुक कर दोबारा शूट करके यहाँ आके एडिट करके, मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि छोटी या बड़ी ईद पर मैं इस फिल्म को लगा दूँ, आगे जो अल्लाह ताला की मर्जी। चलता हूँ, चलने से पहले हमेशा आपको कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मेरी माँ के बोल पास, तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। नाज़रीन को गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
वाटी को टीवी को लाइक कीजिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक आप मेरा नंबर देख रहे हैं 8327410564, ये मेरे नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने मशवरा दे सकते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात भी कर सकते हैं। तो चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।